अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर साइटोप्लाज्म के ऊपर है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने बात करनी है प्रोटोप्लाज्म की। तो बेटा प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है? द लिविंग कंटेंट्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और उन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? आपने दो टाइप ऑफ सेल पढ़े थे, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली वो सेल होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में जैसे हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना उन ऑर्गेनेलीज के साइड पे मेम्ब्रेन नहीं होती, वो डिस्पर्स होती हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो लिविंग कंटेंट्स होते हैं ना यूकैरियोटिक सेल के, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते होते हैं प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि अगर ये मैं आपके सामने ड्रॉ करूं एक यूकैरियोटिक सेल, तो इसके अंदर ये आ जाएगा न्यूक्लियस, और जो साइड में सारा एरिया ये सारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों को मैं कलेक्टिवली कह सकती हूँ प्रोटोप्लाज्म। अब अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो आपने जहन में ये वाली इमेज ले आनी है और आपने कहना है कि द लिविंग कंटेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, एंड दे टू आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। फिर हम इसमें से बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, एक अगर आप हमारी अब जमीन को ही देख लें, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जमीन का। उसके ऊपर सारे पौधे लगे हैं, हम भी खड़े हैं, सब कुछ उसके ऊपर ही हो रहा है। नीचे क्या है? बेस, ग्राउंड। तो इसी तरह जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल की सारी ऑर्गेनेलीज होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इनसॉल्युबल वेस्ट होंगे, स्टोरेज प्रोडक्ट होंगे, मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर होगा। और ये ग्राउंड सब्सटेंस किस तरह का होगा? एक्वस होगा। एक्वस क्या होता है बेटा? पानी वाला मीडियम, ठीक है। तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास ये सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। अब बेटा पहले बात कर लेते हैं हम इस बात की कि ये जो सारी लाइंस लिखी है ना, ये मैंने आपकी बुक से उठाई हैं, मतलब ये सारी लाइंस आपकी बुक की लाइंस हैं। तो अब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी MCQs आपको आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि बेसिकली MCAT में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी जो MCQs आते हैं ना, वो इसी तरह आपकी बुक की लाइंस आते हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डैश ग्राउंड सब्सटेंस, तो आप बता सकते हैं एक्वस। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, तो आप बता सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसीलिए लेक्चर को आप ना बेटा बड़े गौर से सुना करें, और ये सारी स्लाइड्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। मैं आपको इनका एक ड्राइव लिंक भी जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, तो फिर उसके बाद आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे। खैर, अब हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर बात आ जाती है साइटोसोल की। साइटोसोल अगर आप उसके नाम पे गौर करें ना, तो साइटोसोल दो वर्ड्स के ऊपर बना है, एक साइटो और एक सोल। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और सोल का मतलब है सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन है कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब जिस ग्राउंड सब्सटेंस की हम पीछे बात कर रहे थे वो बेसिकली क्या है? साइटोसोल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो क्या जवाब होगा? साइटोसोल। केमिकली इट इज़ अबाउट 90% वाटर। जो साइटोसोल होता है वो हमारे पास 90% वाटर का बना होता है। इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इन द साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस में फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आता है मेन क्वेश्चन कि व्हाट इज़ ट्रू सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होती है जिसके अंदर सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है और उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब अगर आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स करें और वो कंप्लीटली मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बनाएं, तो उसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर चीज़ें आपस में 100% मिक्स नहीं होती। अगर आप उनको नॉर्मल आइज से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक मतलब सॉल्यूशन है और इसके अंदर सब कुछ कम्प्लीटली मिक्सड अप है, लेकिन वो कम्प्लीटली मिक्सड अप नहीं होगा। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स नज़र आएंगे, तो मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप देखें ना ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है,
जबकि अगर आप पानी के अंदर नमक मिक्स कर दें तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो साइटोसोल है ना, उसके अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आपका ये इशू क्लियर हो गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में बी अ सॉल और अ जेल। अब सॉल और जेल क्या होता है? जेल तो आपने देखी होगी, जो बालों में भी लगाते होते हैं, और सॉल जो होता है ना उसको कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल और जेल को जो बुक ने डिस्क्राइब किया ना, उन्होंने कहा है कि सॉल होता है नॉन विस्कस और जेल होता है विस्कस। विस्कस जो है उसका मतलब होता है गाढ़ा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकती है, यानी कि जो गाढ़ी नहीं होगी, नॉन विस्कस, या फिर जेल फॉर्म में हो सकता है, यानी कि गाढ़ी फॉर्म में हो सकता है। और आप अगर विस्कस नॉन विस्कस की डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे पानी जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल है, क्योंकि वो गाढ़ा नहीं है, जबकि जो शहद है वो हमारे पास जेल है, यानी कि विस्कस है। उसके बाद बात आ जाती है कि पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक अ जेल। पेरिफेरल पार्ट्स कौन से होते हैं बेटा? जो कोने वाले पार्ट्स होते हैं ना, बाउंड्री बनाते हैं जो, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट्स। जैसे अगर ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह पड़ी हुई हैं, तो जो इसका ये वाला पार्ट होगा ना, बाउंड्री वाला पार्ट, ठीक है, ये होगा पेरिफेरल पार्ट। और इस पेरिफेरल पार्ट के बेसिकली यहाँ पे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना, बेसिकली वो जेल होता है, जबकि जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉल। बीच वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो मीडियम होगा वो नॉन विस्कस होगा, जबकि जो पेरिफेरल पार्ट्स होंगे, बाउंड्री बना रहे होंगे, वहाँ पे हमारे पास साइटोसोल थिक होगा। उसके बाद आ जाता है बेटा सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली ये देखिए, जिस तरह यहाँ पे आपको ये एक सेल नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये ब्लू पार्ट जो है ना, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एम्बेडेड हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी अपरेटस। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इन लिविंग सेल्स द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस एटसेट्रा। अगर यहाँ पे आप देखें, अब वो जो पीछे स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक लाइन डिस्कस की थी, उसको अगर हम दोबारा से रिकॉल करें तो वो क्लियर हो जाएगी कि साइटोप्लाज्म इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखें, ये जो ये ब्लू कलर में है, ये साइटोप्लाज्म ही है ना, और ये ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है, एक ग्राउंड प्रोवाइड किया हुआ है इसने, जिसके ऊपर ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात आ जाती है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स की। तो बेटा हमारे सेल के अंदर ना कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं फ्री फ्लोटिंग, यानी कि वो इधर उधर मूव कर सकती हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो हमारे सेल का जो अंदर पूरा सॉल्यूशन, तो आपको अब पता ही है कि सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर ना वो मूव कर सकती है फ्रीली माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो किस तरीके से मूव करता है, यह आपको यहाँ इस फिगर को देख के समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें ज़रा, लिखा हुआ है नॉन मूविंग साइटोप्लाज्म जेल। जैसे मैंने बताया था कि पेरिफेरल पार्ट्स के ऊपर साइटोप्लाज्म कौन सी फॉर्म वाला होता है, जेल फॉर्म वाला। वो जेल फॉर्म क्योंकि वो गाढ़ी फॉर्म है, इसीलिए वो मूव नहीं करती, वो नॉन लिविंग है, नॉन मूविंग है, ठीक है। जबकि जो स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म है वो है सॉल फॉर्म, और वो यहाँ पे बीच में करके आ जाता है, ठीक है। स्ट्रीमिंग का मतलब है कि उसके अंदर आराम से आप मतलब मूव कर सकते हैं, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये वहाँ पे मूव कर सकती हैं। और क्यों मूव कर सकती हैं? क्योंकि वो थिक नहीं है, ठीक है। और ये आपको एरोस के ज़रिए से पता चल रहा है कि जो भी ऑर्गेनेलीज हैं जिन्होंने फ्लोट करना है, वो इसी तरह ऐसे राउंड फॉर्म में घूम घूम के सेल के अंदर मूव करती हैं, ठीक है। तो ये होता है साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। दिस इज़ एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इस तरीके से ये जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर जाएंगी। इस फिगर को आपने जहन में रखना है, तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि ये कैसे होगा। इसके अलावा आपसे कोई MCQ आ सकता है कि व्हाट नेम अ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेली, तो उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी बुक की लाइन है। उसके बाद आ जाता है बेटा लास्ट बात, वो है कि फ़ंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक तो ये है कि टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स, और दूसरा ये है इज़ ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस अपने नाम से जाहिर है, ग्लाइको और लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शंस हैं उनमें से एक ये आ जाता है कि जो केमिकल्स होते हैं ना, उनको स्टोर करता है साइटोप्लाज्म, और दूसरा वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है उसको करवाता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस आ गए साइटोप्लाज्म के। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।